देखिए अब आगे कुछ जलीय आवास। समुद्र में रहने के लिए मछलियों के लिए अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्र जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। तो क्या होता है कि मतलब वो आराम से रह सकते हैं। स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं और जल में श्वसन लेने के लिए इनमें से क्लोम होते हैं, जो हमने अभी आगे देखा था, है ना। तो इस तरीके से होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वसन लेती है। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वसन लिए रह सकते। समय समय पर समुद्री जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से बाहर निकालते हैं एवं श्वसन द्वारा स्वच्छ वायु के अंदर भरते हैं। क्या आपने सभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? तो क्या करती है, मतलब वो श्वसन लिए बिना कई घंटों तक पानी में रह सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करती है, पानी के बाहर आकर सांस लेती है। अब देखिए आगे। शिकारी को पता भी नहीं चलता चेहरे के सामने कि वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरे जंतु हिरण है जो वन में घास स्थल में रहते हैं तथा पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपनी शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह अपना शिकार न बन सके और वह वहां से भाग जाए। लंबे समय तक कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं और इससे सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आँखों के प्रत्येक दिशा देखकर खतरा महसूस करते रहते हैं। तो उन्हें पता चलता रहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर खतरा है ना। तो वहाँ से भागने के लिए कि किस तरीके से मैं यहाँ से भाग सकूँ। चलिए अब आगे। तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते हुए देखा? यथासंभव वह तो समीप पर्वतीय तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए और इन पौधों की पत्ती तथा तने तथा जड़ किस प्रकार से व्यवस्थित है। चलिए देखिए, आपने देखा होगा इस तरीके से पानी में उग जाते हैं। इनमें से कुछ पौधे जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी की स्थिर रहती है और स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक के अवशोषण के महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है कि किस तरीके से वो जमीन में जमा कर रख सके। इन पौधे का तना लंबा एवं खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह एवं वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जैसे पूर्ण रूप से डूबते रहते हैं, ऐसे कि कुछ सभी भाग जल की वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है और कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच में रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। मतलब क्या होती है कि कुछ तो क्या होती है, पानी में मुड़ जाती है और कुछ पानी में नहीं मुड़ती है, जिससे क्या हो जाता है, कुछ भी क्षति नहीं होती है। मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले जंतु हैं। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इसके क्या हो जाता है, मेंढक दोनों तरफ रह सकते हैं। लंबे एवं मजबूत दोनों होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने, शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो
तो क्या हो जाता है कि इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, जिससे क्या हो सकता है ये लोग शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं, जिनसे इनके पाशपाद में जलायुक्त पादुलियों होती है जो उन्हें तैरने के लिए सहायता करती है। हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधे की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले की संख्या बहुत अधिक है। अध्ययन 7 में सुझाए क्रियाकलापों के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब आप पौधे की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके। कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता हमें देखने को मिलेगी। चलिए, हमारे आसपास हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की है तथा पौधे एवं जंतुओं की चर्चा की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाई। क्रियाकलाप कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन से उदाहरण आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में चर्चा करें, जैसे कि वृक्ष, आरोही लता, वसपी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्ती, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण। इनमें से कोई सजीव है? आपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के बारे में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए आसान होगा। उदाहरण, हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लीयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही है। पहली और भुजों को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये न तो चल सकते हैं न ही बोल सकते। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु सभी सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कह सकते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कारक अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपने आप में वृद्धि कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि बादल सजीव है या नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव अंतर किस प्रकार से करेंगे? क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं उन्हें निर्जीव पदार्थ से अलग करते हैं? देखिए अब आगे। आप स्वयं सजीव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप में कौन कौन सी विशेषताएं, लक्षण देखने को मिलते हैं निर्जीव वस्तुओं से अलग है? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए। पता लगाइए कि कौन लक्षण अन्य जंतु अथवा पौधों में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। चलिए, क्या सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्ययन 1 एवं 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन हमारे लिए एक विभिन्न जंतुओं के लिए क्या हो जाता है कि एक महत्वपूर्ण अंग है, नितांत आवश्यकता है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते। जंतु भोजन के लिए पौधे एवं अन्य पर निर्भर होते हैं। अब क्या हो जाता है कि भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा
की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, पौधे को कहाँ से मिलती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा मिलती है, सूर्य प्रकाश द्वारा उन्हें अपना भोजन मिलता है। उसी तरीके से क्या होते हैं जंतुओं को, तो वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो आप आगे पढ़ चुके हो। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इससे आप अब और नहीं पहन सकते? क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, तो उस तरीके से आपके शरीर में परिवर्तन आता रहता है। जंतुओं के बच्चे में वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि कर देता है। मुर्गी अथवा मुर्गा परिवर्तित हो जाता है। पौधे में वृद्धि अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे नवजात हो सकते हैं, कुछ विकसित। ये सभी वृद्धि में विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। वृद्धि सभी सजीवों में हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती है? तो उस तरीके से क्या हो जाता है, जैसे लंबाई बढ़ना, आपकी लंबाई बढ़ रही है तो आपकी उम्र बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाता है, निर्जीव वस्तु में हमें देखने को नहीं मिलती। क्या सभी सजीव श्वसन कर सकते हैं? क्या हम सब श्वसन के बिना जीवित रह सकते? नहीं। जब हम श्वसन सांस लेते हैं तो बाहर की वायु के अंदर की ओर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है। तो श्वसन लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। तो सांस लेना क्या है, एक क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं, मतलब हम बाहर निकालते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतु श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से कुछ भी जंतु का विश्राम की अवस्थाओं में प्रेक्षण कीजिए तथा उनके अंदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनके शरीर श्वास लेने की क्रिया दर्शाती है। तो किस तरीके से वो श्वास लेते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह क्या कर सकती है, जल के विलय में वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर सकती है। तो केंचुआ क्या करता है कि जो उसका हिस्सा होता है, उसकी त्वचा से वो क्या करता है, सांस लेता है। उसी तरीके से मछली भी अपने गिल द्वारा ऑक्सीजन लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे में श्वसन क्रिया में गैस आदान प्रदान मुख्य उनकी पत्तियों द्वारा होता है, और पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निष्कासित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को क्या करती है, बाहर निकालती है। उसी तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने की क्रिया के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग में ली जाती है। उपयोग में ली गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है ना, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। चलिए अब आगे।